अब आज जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है उसको वेरिएशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएशन। ठीक है, अब वेरिएशन जो है आपके पास डेटा जो स्प्रेड हुआ है, जिस तरह हम करें कि इस पे ये वैल्यूज हैं, इस पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हैं, इस पे और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हैं, इस पे भी ज़्यादा है, इस पे और कम हो गई, इस पे भी कम हो गई, इस पे और कम है और बिल्कुल कम है। अगर हम इन सबको प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो इस ग्राफ में जितनी स्प्रेडनेस है, क्या वर्ड में यूज कर रही हूँ, स्प्रेडनेस, कितना वो फैला हुआ है। ठीक है, उसी को हम स्प्रेडनेस को वेरिएशन भी कह सकते हैं कि कितना वो वेरी कर रहा है। ठीक है, और उसी का ही अदर नेम है डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन। तो इसका मतलब है ये सब क्या है, इनके सबके मीनिंग सेम है। डिस्पर्शन कह लें, स्प्रेडनेस कह लें, वेरिएशन कह लें, तो ये डेटा की जो स्प्रेडनेस है कि कितना वो अलोंग द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे राइट से लेफ्ट तक कितना स्प्रेड हुआ है, और ये यहाँ से इसकी शेप कैसी है। आपको ये बात पता है कि म्यू जो है वो स्केल पैरामीटर है जो आपका डिफाइन करता है कि ये किस तरह से है, और शेप पैरामीटर क्या डिफाइन करता है कि उसकी ये शेप जो है ये बिल्कुल नैरो है, कि इस तरह से है कि लंबी है। ये जो इसकी शेप को डिफाइन करता है वो इसका दूसरा पैरामीटर म्यू है। तो आपके जो स्प्रेडनेस है उसमें ये दोनों पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के, जिस तरह हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, मेजर भी था, ऑफ भी था, और यहाँ हम लिख रहे थे दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके कितने मेथड्स हमने पढ़े हैं, बताएं जरा। 5। बिल्कुल 5। इसके मेजर ऑफ डिस्पर्शन के भी हमने आज जो मेथड्स पढ़ने हैं वो कितने हैं, वो भी 5 ही हैं। ठीक है, कौन से 5 हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है उसका रेंज। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पहला क्या है, रेंज। फिर है मीन डेविएशन, फिर है क्वार्टाइल डेविएशन, अभी मैं एब्रीवेशन में ही लिख रही हूँ। देन है वेरिएंस, सबसे जो रेनॉन है, एप्लीकेबल है, पॉपुलर है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 3 डेविएशन के साथ है। मीन डेविएशन, पूरा वर्ड क्या है, मीन डेविएशन। ये क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल्स पढ़ लिए थे ना, क्वार्टाइल डेविएशन। 7 डेविएशन तो है ही, इसके साथ भी 7 डेविएशन है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड देन डेविएशन। तो ये आपके पास 3 डेविएशन फॉर्म में है, और 2 आपके पास है रेंज और वेरिएंस, ये वाले। तो कितने मेथड्स हैं ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन के, 5 मेथड्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे जो क्रूड मेजर है या रफ मेजर है, जो आपको आइडिया तो जरूर देता है उसकी स्प्रेडनेस का, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, वो है रेंज। ठीक है, रेंज आपसे अगर मैं कहूँ तो आप इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय रेंज जी। Difference between x maximum and x minimum. ये तो आपने एग्जैक्टली वही बता दिया जो आपकी बुक में है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन जनरली भी अगर हम बात करें तो हम जब आपकी रेंज पूछ रहे होते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि मिनिमम आप कितना खर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ मनी पूछ रहे हैं, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन स्पेंड फॉर एनी कॉज। ठीक है, तो रेंज क्या है, हम कहते हैं जी हमारे पास 100 से लेके 150 तक हम खर्च कर सकते हैं, या 1000 से लेके 1500 तक। इसका मतलब आपने अपनी मिनिमम के मैं इससे कम बिल्कुल नहीं खर्च करूंगी और 1500 से ज्यादा भी नहीं खर्च करूंगी। तो इसका मतलब है ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअली क्या है, ये रेंज है। तो जो आपका डिफरेंस दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज के बिटवीन होता है उसे ही रेंज कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकली भी रेंज इज डिफाइंड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर, obtained by x maximum, obviously maximum ऑब्जर्वेशन बड़ी होगी तो पहले लिखेंगे, माइनस x मिनिमम, ताकि आपको इनका डिफरेंस मिल जाए। बाज़ औक़ात हम इसको xm और इसको x नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये पूरा भी लिख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का, जिस तरह मर्जी आप इसको डिनोट कर लें। तो दिस इज कॉल्ड
द रेंज। अब आप देखें, जब भी मैंने डेटा लिखा था आपके सामने, x की वैल्यूज लिखी थी मैंने, उसमें 2 भी लिखा था, 3 भी लिखा था, 4 भी था, 11 है, 12 है, 14 है, 15 है, 17 है, और शायद कोई 9 भी था, 7 भी था, और एक कोई 100 भी था ना 100। अब मुझे बताएं एक्सट्रीम वैल्यूज, मैंने तो ये अरेंज फॉर्म में लिखा है ना, अभी नहीं ये अरेंज नहीं है, अगर हम इसको यहाँ फिट करें तो यहाँ अरेंज हो जाएगा, इसको भी करें तो यहीं आ जाएगा। अब ये अरेंज हो गया, तो कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज हैं, ऐसे है ना? ठीक है, 11 वैल्यूज हैं। तो अब 11 वैल्यूज में अगर हम मैक्सिमम निकालें तो मैक्सिमम क्या है इसका? 100, और मिनिमम निकालें तो मिनिमम क्या है? 2। यही तो इसकी वैल्यूज है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आंसर क्या आया इसका? 98। देखिए एक्चुअली आपका डेटा जो मैक्सिमम है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू एक इतनी बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू थी, इतनी बड़ी ये ऑब्जर्वेशन थी जिसने आपकी रेंज को इफेक्ट कर दिया। एक्चुअली अगर आप इसको प्लॉट करो नंबर लाइन पे तो यहाँ होगा 2 3 4 5 6 8, यहाँ तक चलिए समझे 20 है, और 100 तो कहीं आगे जाके पड़ा होगा। अब आपकी सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, आपका कर्व ऐसे बनेगा, लेकिन एक वैल्यू के लिए वो खींच के आगे तक चला जाएगा। तो क्या हुआ, उस एक वैल्यू ने 100 की एक सिंगल ऑब्जर्वेशन ने क्या किया, आपकी पूरी शेप को खराब कर दिया। अब ऐसे इंप्रेशन पड़ता है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो भी डेटा में एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि वो एक्सट्रीम वैल्यू सिर्फ इसको इफेक्ट कर रही है, कोई इसका कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे अगर आपकी पूरी क्लास जो है उसका एवरेज वेट जो है वो 50 केजी आता है, ठीक है, एवरेज वेट कितना आ रहा है? 50 केजी। लेकिन कोई एक बच्ची है, कोई ऐसी एक स्टूडेंट है जो बहुत ही ओबीस है, उसके क्लास में आने से क्या होगा कि आपकी ये एवरेज जो है 70 पे चली जाएगी। हालांकि एवरेज आपकी क्लास की 70 है नहीं, लेकिन उसका वेट इतना ज्यादा था कि जब आपने बाकी क्लास में उसको शामिल किया और फिर एवरेज कैलकुलेट किया तो ये 50 से एवरेज हटके कहाँ पहुंची? 70। और ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है कि सारे बच्चे इसमें ओवरवेट हैं, या अपर साइड पर इसका टेंडेंसी है इसकी वेट की, हालांकि एक्चुअल में नहीं है। क्यों हुआ ये 70? उस एक एक्सट्रीम वैल्यू के डेटा में ऐड होने से। वो एक एक्सट्रीम वैल्यू जब एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जब डेटा में इंक्लूड हो जाती है तो आपके सारे मेयर्स, जितने भी आप मेयर्स निकालते जाओगे, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के या मेयर ऑफ डिस्पर्शन के, वो सभी इफेक्ट हो जाएंगे। और रेंज जो है वो भी मेयर ऑफ डिस्पर्शन है, तो ये भी इफेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है 100 एक ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू थी जो कि एक सिंगल ही ऐसी वैल्यू है जो आगे तक गई हुई है, अदरवाइज सारी वैल्यूज आपकी 15 के अंदर अंदर है या 20 के अंदर अंदर है, 0 से 20, यानी सारा डेटा आपका 0 to 20 है, और एक वैल्यू क्या है? 100 पे पड़ी हुई है। तो इस एक वैल्यू की वजह से आपका रेंज जो है उसका आंसर बिल्कुल गलत डिपिक्ट हो रहा है, जो एक्चुअल इंप्रेशन नहीं है, एक्चुअल जो है वो रेंज ऐसी नहीं है। तो रेंज इसीलिए हम कहते हैं कि क्रूड मेजर है, या इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं कि सिर्फ एक जर्नल आइडिया देता है आपको, उसके डेटा के बारे में, कोई उसकी शेप के बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, या बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। रेंज सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पे बेस कर रहा है, उसकी वजह से इसे एक ऐसा मैयर जो समझा जाता है जो कि आपको एक गाइडलाइन दे सकता है कि डेटा इतना स्प्रेड हुआ हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके बारे में कि शेप में स्क्यूनेस है, कर्टिसिस है, हाई पीक है, लो पीक है, सिमेट्री है, नहीं है सिमेट्री, ठीक है, इस तरह की कोई डिटेल जो है वो रेंज नहीं बता पाता। तो पहला मैयर तो हमने पढ़ा मैयर ऑफ डिस्पर्शन का, वो था रेंज, ठीक है, मैयर ऑफ डिस्पर्शन, और इसका पहला मैयर जो है रेंज। अच्छा, अगला मैयर इसमें क्या है? वो है, रेंज को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा मैयर है इसका मीन डेविएशन। अच्छा, आपके पास बुक है, खोल के देखें, मीन डेविएशन आपके कोर्स में है, बुक में है? चलें ठीक है। मीन डेविएशन इज एक्चुअली x माइनस, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस लेना। जैसे अगर मैं कहूँ कि सारी x की ऑब्जर्वेशन ये सारी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो डेविएशन का क्या मतलब है? एक सेंट्रल वैल्यू हम इसके लिए लें, एक सेंट्रल वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उसको कह दिया दिस इज सेंट्रल वैल्यू x बार। तो डेविएशन क्या है? x बार इससे भी दूर होगा, इससे भी दूर होगा,
इससे भी दूर होगा, इससे भी दूर होगा। जितनी ऑब्जर्वेशन है एक्स बार जो सेंट्रल वैल्यू है वह सबसे थोड़ी थोड़ी दूर होगी, किसी से ज्यादा दूर होगी, किसी से कम दूर होगी, लेकिन वो डेविएट कर रही होगी। इसलिए हम लिखते हैं डेविएशन को कैसे, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और इसका लेते हैं मॉडुलस, क्योंकि ये वैल्यू इससे जब डेविएट करेगी तो नेगेटिव आएगा आंसर, जब इससे डेविएट करेगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू कहीं सेंटर में लाई करती है ना। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 2, ये है 4, ये है 6 और ये है 8। चलिए हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 20 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया मीन का, 5 आ गया ना। ठीक है, अब आपकी जो 5 वैल्यू है वो यहाँ पर ही लाई करेगी, ये आपका क्या है, मीन। अब आप इससे डिफरेंस लें तो नेगेटिव आ जाएगा, 2 - 5। इससे डिफरेंस लें तो 4 - 5, फिर भी नेगेटिव आया। अब इससे डिफरेंस लेंगे तो 6 - 5, अब पॉजिटिव आ गया। और 8 से डिफरेंस लेंगे तो भी 8 - 5, तो भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिव आंसर्स आते हैं और कुछ आंसर्स क्या आते हैं, पॉजिटिव। हम सबका ले लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को रिमेन पॉजिटिव रहने देता है। ठीक है, इट will remain positive if the value within the sign is positive। अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उसको भी क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन के लिए इसका सम ले लेंगे और फिर इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, n पे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, मीन डेविएशन का। डेविएशन का मतलब ये है ना कि कितनी स्प्रेडनेस है। ठीक है, ये जो लाइनें बता रही हैं कि अगर आपकी कोई वैल्यू इससे भी आगे है तो लाइन ज्यादा हो जाएगी लंबी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास हो जाता 14 हो जाता, तो ये लाइन ज्यादा लंबी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि डेविएशन बढ़ जानी थी। एक्स बार की वैल्यू यकीनन चेंज 5 से चेंज हो जानी थी, चलो यहाँ आ जाता, लेकिन डेविएशन फिर भी बढ़ जानी थी। तो डेविएशन एक्चुअली आपको क्या बता रहा है, स्प्रेडनेस ऑफ डेटा, कितना स्कैटर्ड है, कितना दूर दूर है डेटा। जैसे जैसे वैल्यूज इसमें ऐड होती जाएंगी और एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ एजेस की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तो उसकी टोटल जो स्प्रेडनेस है वो पहले से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मीन डेविएशन में ये जो डिफरेंस लिया है हमने सेंट्रल वैल्यू से, ये एक्चुअली आपको डेविएशन के बारे में ही बताता है। मैं एक बार जरा दोबारा लिखती हूँ आपके सामने कि मीन डेविएशन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज, इसको एवरेज कहते हैं, सम करना और एन पे डिवाइड करना। ठीक है, एन पे जब भी डिवाइड करेंगे और सम को डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज होता है। ठीक है, इसको मीन भी कहते हैं वर्ड और एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, एवरेज और मीन एक ही बात है। ठीक है, तो आपने जब ये सम का साइन डाला और एन का साइन डाला, इसका मतलब है हमने एवरेज ले लिया या मीन ले लिया। किसका लिया है, डेविएशन का मीन लिया है। डेविएशन को लिखेंगे हम ऐसे और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। आई वेरीज फ्रॉम, अब जाहिर है आपको पता है कि हम आई जब लिख देते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम समीशन के साथ इसका सबस्क्रिप्ट भी लिखें। तो सबस्क्रिप्ट क्या लिखेंगे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to, जिस पे डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब है हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करती होंगी, n, तो फिर ये n तक जाएगा। अगर हम n को 5 ले लेते हैं तो फिर ये 5 तक चला जाएगा, n को अगर 50 ले लेते हैं तो फिर ये 50 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसको हम जनरली जो है वो n ही लिखते हैं। ठीक, तो ये आपका मीन डेविएशन का एक्सप्रेशन आ गया। और मीन डेविएशन कर क्या रहा है, ये डेटा की स्प्रेडनेस को बता रहा है, डेटा की वेरिएशन को बता रहा है। ये जो हमने 5 मेथड्स पढ़े, कौन कौन से 5 मेथड्स हैं, एक बार दोबारा बताएंगे। पहला कौन सा मेथड पढ़ा, रेंज, range, देन mean deviation, मीन डेविएशन, quartile deviation, क्वार्टाइल डेविएशन, variance, वेरिएंस का ये एब्रीविएशन है। ठीक है, और standard deviation. अच्छा गर्ल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका डेटा x जो है वो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा कोई। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे अगर मैं कहूँ ये वेट्स हैं, मैंने कहा ना कि एक बच्ची 20 शामिल होगी तो उसका वेट है, तो वेट्स का डेटा है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ, केजी। अगर x की वैल्यूज जो है आपकी वो है हाइट है तो फिर क्या हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इंचेस भी हो सकते हैं। ठीक है, फीट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
डिस्टेंस है अगर आपका, तो फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकता है? किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर्स, मीटर्स। मीटर भी हो सकता है बिल्कुल, और मीटर, हम मीटर भी कह सकते हैं। और लिखना चाहा मैंने ये, इसकी जगह मैं कॉमा डाल देती हूँ। ठीक है, मीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी हो सकता है। अच्छा, और बताएं कि एक वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वॉल्यूम या टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में क्या हो सकता है? सेंटीग्रेड भी हो सकता है, नहीं तो फारेनहाइट हाइट भी हो सकता है, ऐसे क्या ना। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा आपके आंसर में साथ आएंगे, यानी मीन डेविएशन का जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 1.2 है, तो साथ हम क्या लिखेंगे? अगर डेटा में ये लिखा हुआ है तो इसके साथ आंसर में क्या आएगा? केजी। अगर डेटा में सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो फिर क्या आएगा इसकी जगह पर? सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीन डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच द डेटा हैज। ओरिजिनल डेटा का जो भी होगा मेजरमेंट का यूनिट, वही रेंज का होगा, वही मीन डेविएशन का होगा, वही क्वार्टाइल डेविएशन का होगा, वही स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा, और वेरिएंस जो है वो स्केयर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे? इसको स्केयर में लिख देंगे। अगर ये हमने क्या निकाला होता, यहाँ पर वेरिएंस निकाला होता, तो वेरिएंस का यूनिट ऑफ मेजरमेंट वही रहेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्केयर आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे मेजर्स जो हैं, इनमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? जो आपके डेटा का होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, उसके जो मेथड्स पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मोड, मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, मैंने एब्रिविएशन सारे लिख दिए हैं, और हार्मोनिक मीन। इन सब का भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट वही होगा जो डेटा का होगा। बगैर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के नहीं लिखना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट is same as xi has। ठीक है, जो xi का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन सब का होगा। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड का। तो इसका मतलब है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन दोनों ही इन टर्म्स ऑफ यूनिट एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि क्या दो डेटा सेट्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है जिनका मीन जो है, एक का लिखा होगा किलोग्राम्स में आंसर, और एक मीन होगा किलोमीटर में। तो क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि इसका मीन ज्यादा है कि इसका मीन ज्यादा है? कर सकते हैं कंपेयर? एक आपके पास x है और एक डेटा y है। x की ऑब्जर्वेशंस ये लिखी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ kg, और y की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर है, यानी कि ये डिस्टेंसेस हैं, सारे डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। बाद में हमने इसका x बार कैलकुलेट कर लिया और इसका y बार कैलकुलेट कर लिया। क्या हम इसको कंपेयर, इसका आंसर फॉर एग्जांपल आ गया केजी की फॉर्म में, जो है ये किलोमीटर में 0.5 आ गया, और इसका जो है केजी की फॉर्म में 5 आ गया, 5 केजी, और ये 0.5 किलोमीटर। क्या हम कह सकते हैं कि ये एवरेज इस एवरेज से बड़ी है? हम इसमें ग्रेटर का साइन लगा सकते हैं? क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, इनको चेंज करके, यूनिट चेंज करके कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं कहूँ कि एक बच्ची जो है उसके पास 100 रुपीज है, और एक बच्ची है उसके पास 1 पाउंड है। एक बच्ची के पास क्या है? 1 पाउंड, और एक बच्ची है उसके पास क्या है? 100 रुपीज। तो हम क्या कहेंगे, किसके पास ज्यादा पैसे हैं? दोनों के पास बराबर। बराबर है? कैसे बराबर है? ये तो 2 जीरो लगे हुए, तो 100 है। हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली आजकल जो है 1 पाउंड जो है वो 220 रुपीस का है। 1 पाउंड 220 रुपीस के बराबर है।
लेकिन हम अगर बराबर को नहीं देख रहे, हम कह रहे हैं ये पाउंड है और ये रुपीस है, तो इसकी क्वांटिटी जो है 100 है, इसकी सिर्फ 1 है, तो ये 100 बड़ा होगा, हम ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट को सेम करना होगा। ठीक है, या तो हम रुपीस को इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स लिख लें या पाउंड्स को इन टर्म्स ऑफ रुपीस लिख लें। कुछ दोनों में से एक करना पड़ेगा ना काम, कि दोनों आंसर्स रुपीस रुपीस के आ जाएंगे, फिर हम कंपेयर कर लें, या दोनों के आंसर जो है वो पाउंड पाउंड में आ जाएंगे, तो हम कंपेयर कर लें। इसका मतलब है कि कंपेयर करने के लिए आपको दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम करना होगा। यहाँ कंपैरिजन हमेशा उस वक्त होता है जब वो एक प्योर नंबर होता है। ठीक है, प्योर नंबर का मतलब है कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट साथ नहीं आ रहा, एक तरफ 1 लिखा हुआ है, एक तरफ 2 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे जी ओके 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ, इसके साथ भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ, दोनों क्या है, प्योर नंबर है। इसको कहते हैं प्योर, RE, प्योर नंबर। जब भी प्योर नंबर लिखा होगा तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। या आप देखें कि आपसे मैं कहूँ कि एक बच्ची ने 50% मार्क्स लिए हैं, किस में, चलो टेस्ट में ले लिए, और एक बच्ची का मैं कहूँ कि उसने 70% मार्क्स लिए हैं। ठीक है, अब क्या है, दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है। हो सकता है इसने टेस्ट में लिए हो और हो सकता है इसने असाइनमेंट में लिए हो। ठीक है, अब चीज जो है वो डिफरेंट ही है, लेकिन परसेंटेज की बेस पे आ गया तो हम कहेंगे कि 70% इज ग्रेटर, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है एज कंपेयर टू 50%, क्योंकि दोनों के साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लग गया, 70%। ठीक है, तो आप नॉर्मली देखें कि हम अपनी डेली लाइफ में भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसको परसेंटेज में कर देते हैं। भी कितना बारिश का चांस है, भी 50-50% है, कह सकते हैं ना। आप टेस्ट देने जा रहे हैं, कैसी तैयारी है, 50-50% तैयारी है, बहुत अच्छी भी तैयारी नहीं है, बहुत बुरी तैयारी भी नहीं है, तो आप इसको 50-50% कह देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये आपकी जो परसेंटेजेस हैं इसकी बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कंपैरिजन कब होता है, क्या कंक्लूड किया हमने, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, अभी बताया मैंने आपको, और प्योर नंबर हो, प्योर नंबर यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसमें एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो इन दो बातों में से कोई एक बात हो तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो 5 मेथड्स पढ़े, मैं आपको इस पता है क्यों बता रही थी, हमने जो 5 मेथड्स पढ़े हैं जिनमें से पहला क्या है, रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब के साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है, इसलिए हम कहते हैं दीज आर एब्सोल्यूट मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर्स, याद रखिएगा। क्यों हमने इनको एब्सोल्यूट मेजर्स कहा है, क्योंकि इन सब के साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है। ठीक है, तो जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम खत्म कर देते हैं, उनको प्योर नंबर बना देते हैं, तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो डिफरेंट डेटा सेट्स की, चाहे वो एक डेटा सेट जो है वो केजी पे बेस कर रहा हो और दूसरा डेटा सेट किलोमीटर पे बेस कर रहा हो, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं अगर ये दोनों के दोनों जो है वो क्या हो, इनकी प्योर नंबर कैलकुलेट करनी हो। तो प्योर नंबर के लिए हम ये वाला मैयर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा मैयर होगा, उसे कहते हैं रिलेटिव मैयर, रिलेटिव, रिलेटिव मैयर। जैसे कि नाम से भी आपको क्या पता चल रहा है, रिलेटिव यानी कि कंपेयर कर सकते हैं, रिलेटिवली स्लो, रिलेटिवली फास्ट, रिलेटिवली हाई, रिलेटिवली लो। इसका मतलब है आप दोनों चीजों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए आपने क्या यूज करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आपने कंपेयर करना है, ठीक है, तो कंपेयर जो है वो आप हमेशा रिलेटिव मैयर के बेस पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मैयर का कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा,
नहीं होगा। ये क्या होगा? ये एक प्योर नंबर होगा। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और ये हम कब यूज करेंगे? जब हमने क्या करना होगा? कंपैरिजन। ठीक है, जब भी कंपैरिजन करना है तो फिर हम उस वक्त रिलेटिव मेजर यूज करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इसका तो उन्होंने कुछ और वेरिएंस कहा हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन कहा हुआ है। इसको इस तरह लिखते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को। हमने अभी ये नहीं करना। हमने क्या करना है इसका फाइंड? जी, हम करते हैं इसका एक तो रेंज फाइंड कर लेते हैं और एक फाइंड कर लेते हैं मीन डेविएशन इसी डेटा सेट की। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ, फिर आपको r इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो इस पूरे डेटा में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है? डेटा कहाँ गया? ये रहा, 10 आ गया। 12 माइनस 2, तो ये आंसर 10 आ गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ इसका मीन कैलकुलेट करने। 8 और 2 और 6 सबको ऐड कर लो और फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे। 7.5 7.5 आ रहा है। अच्छा, तो मीन आ गया, फाइनल आंसर 7.5 आ गया। ठीक है, और ये 75 होगा ऑब्वियसली। चले हम इसको देखते हैं कि और कैसे करना है। हमने लिखना है x माइनस एक्स बार, यानी कि x माइनस 7.5, ये हमने करना है। x की वैल्यूज क्या है वो हमने यहाँ लिखनी है, 10 8 7 9 5 सॉरी, और सब में से क्या माइनस करना है? 7.5 को। तो पहले क्या आंसर आएगा? 2.5, फिर क्या आएगा? 0.5, फिर क्या आएगा? माइनस 0.5, फिर क्या आएगा? 1.5। ये 5 में से माइनस कर रहे हैं तो ये 2 माइनस 2.5 और इस तरह से सारा आ जाएगा। आपने क्या करना है? इस कॉलम का सम कर लेना है। तो मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट हुआ? सम ऑफ x माइनस एक्स। अच्छा, इसका नहीं मीन करना, इन सब का मॉडुलस भी ले लेना है। यानी कि अभी आप मॉडुलस की निशान लगा देते हैं ऐसे ऐसे। मॉडुलस का मतलब क्या है? हमने इन सबको प्लस बनाना है। जब बना के लिखेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, और ये भी 0.5 हो जाएगा। नेगेटिव साइन की जो है ये मॉडुलस की वजह से खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका नेगेटिव भी इस मॉडुलस की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव बन जाएगा। इन सब वैल्यूज को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद n पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, n तो हमें पता है कि 10 है, तो इस कॉलम का जो सम आएगा वो आपने न्यूमरेटर में लिखना है। तो अब आपका कैलकुलेट हो जाएगा मीन डेविएशन। चलिए गर्ल्स, आप इसको कर लीजिएगा, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।